हिंदी विभाग प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी जी की 125वीं वर्ष जयंती के अवसर पर हिंदी विभाग प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय और भारतीय भाषा संस्थान मैसूर ने मिलकर इस सेमिनार का आयोजन किया है। हमने इस सेमिनार में देश के प्रतिष्ठित साहित्य समीक्षक प्रोफेसर मैनेजर पांडे सर को और देश दुनिया में चर्चित भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर उदय नारायण सिंह जी को, प्रोफेसर इम्तियाज हसनैन जी को निमंत्रण भेजा। वे हिंदी विभाग का निमंत्रण स्वीकारे। हम लोग इसके लिए बहुत आभारी हैं। हमने कलकत्ते के जो प्रतिष्ठित विद्वान हैं जिन्होंने बोली भाषा साहित्य के ऊपर चिंतन किया है, हमने उन्हें भी निमंत्रण भेजा। उनमें से प्रोफेसर उदय चक्रवर्ती सर हमारे बीच हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है उनको अपने बीच देख करके। आज पश्चिम बंगाल में माध्यमिक की परीक्षा है और कुछ अन्य वजहों से भी कुछ दिक्कतें हैं। बहुत सारे लोग जो आना चाहते थे नहीं आ पाए हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हम इस एक नए से विषय पर जिनको जिनको याद किया अधिकतम लोग आए हैं। दिल्ली से डॉक्टर वैभव सिंह, डॉक्टर गंगा सहाय मीना, रांची से सामाजिक कार्यकर्ता वंदना टेटे जी, AK पंकज जी हमारे बीच हैं। हम इनके भी आभारी हैं। अब मैं आज के मुख्य अतिथियों को मंच पे आने का निमंत्रण देता हूँ, आवेदन करता हूँ। मैं प्रोफेसर मैनेजर पांडे सर से निवेदन करता हूँ कि मंच पे आए। मैं प्रोफेसर वीरेन सिंह सर से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पे आए। प्रोफेसर इम्तियाज हसनैन सर से निवेदन है कि वो आए। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के वर्तमान निदेशक डॉक्टर अवधेश कुमार मिश्र जी आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। संसद का बजट सत्र चल रहा है जिसमें वो आने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने सेमिनार के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। मैं प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी की छवि पर 2 पुष्प अर्पित करने के लिए मैं अपने मुख्य अतिथियों को निवेदन करता हूं कि वो प्रोफेसर सुनीति सर पुष्प अर्पित करें। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन के लिए मैं अतिथियों से निवेदन करता हूं कि मंच के नीचे दीप स्तंभ रखा हुआ है, दीप प्रज्वलन के लिए आए।
लड़की का क्या नाम है? उसने भेजा था सर सुपर्णा। सुपर्णा। नहीं, वो जो अभी सरस्वती वंदना गाएगी। सर ओइंद्रिला घोष रहा है और उसने कागज में नाम दिया है, कहाँ है देखो। श्रीतमा। हाँ सर श्रीतमा नाम है उसका। श्रीतमा। सर वो चला दे सुन। हाँ, चलने दे, उसको चलने दे। अकेली हो? सरस्वती वंदना के लिए मैं श्रीतमा को निवेदन करता हूँ, वो आए। श्रीतमा। दोनों जयति वीणा वादिनी मां, जयति वीणा वादिनी मां, जयति जय जय जयति जय मां, जयति जय जय जयति जय मां, जयति वीणा वादिनी मां, जयति वीणा वादिनी मां, ताप तप संताप हरणी, सौम्य शुचि प्रज्ञा उदयनी, ताप तप संताप हरणी, सौम्य शुचि प्रज्ञा उदयनी, धवन कीर्ति सुहासिनी मां, धवन कीर्ति सुहासिनी मां, जयति जय जय जयति जय मां, जयति जय जय जयति जय मां, जयति वीणा वादिनी मां, सप्त स्वर रस राग रूपा, दिव्य श्वेता छवि अनूपा, सप्त स्वर रस राग रूपा, दिव्य श्वेता छवि अनूपा, सकल मंगलदायिनी मां, सकल मंगलदायिनी मां, जयति जय जय जयति जय मां, जयति जय जय जयति जय मां, जयति वीणा वादिनी मां, जयति वीणा वादिनी मां, जयति वीणा वादिनी मां। इसके बाद स्वागत कुछ देने के बाद बोलने के बाद अब मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर तनुजा मजुमदार मैडम से निवेदन करता हूँ कि वे हमारे विशिष्ट अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत करें।
क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी विभागाध्यक्ष मैडम से निवेदन करता हूं कि सुचिता मैडम को भी, जो कि बहुत सौभाग्य से हमारे बीच आई हैं, उनको भी फूलों का गुलदस्ता दे। और एक रोचक जानकारी, प्रोफेसर यूएन सिंह सर भी इस कॉलेज के छात्र रहे हैं और मैडम भी इस कॉलेज के छात्र रहे हैं। और हमारे बीच प्रोफेसर उदय चक्रवर्ती सर हैं। मैडम से निवेदन करता हूं कि उन्हें भी फूलों का जी इसी क्रम में धन्यवाद। अब बीच भाषण से पहले मैं एक फोक संगीत के लिए अपने दो विद्यार्थियों को निवेदन करता हूं कि वो आए। फोक संगीत एक लोकगीत बांग्ला का है, इसे गाएं। ऑयंटिला घोष और सुषमा जोरदार। तक तुके मनाई से न रे एक बारे मनाई से न रे लाल पहाड़ी रे जैसे रंगा मतिर जैसे लाल पहाड़ी रे जैसे रंगा मतिर जैसे तके तुके मनाई से न रे एक बारे मनाई से न रे लाल पहाड़ी जैसे दबी हरियर मधुर पबी लाल पहाड़ी जैसे दबी हरियर मधुर पबी मे मोर रे राधुर पबी रे ओ नगुन एक बारे मनाई से न रे लाल पहाड़ी जैसे रंगा मतिर जैसे लाल पहाड़ी जैसे रंगा मतिर जैसे इतक तुके मनाई से न रे एक बारे मनाई से न रे नदीर धारे শিমুল ফুল নদীর ধারে শিমুল ফুল নানা পাখির বাসা রে নানা পাখির বাসা সকালে ফুটিবে ফুল মনে ছিল আশা রে এমন ছিল আশা তুই ভালোবেসে গেলি চলে ভালোবেসে গেলি চলে কেমন বাপের বেটা রে তুই কেমন বাপের বেটা লাল পাহাড়ির দেশে যা রাঙা মাটির দেশে যা লাল পাহাড়ির দেশে যা রাঙা মাটির দেশে যা ইতাকে তোকে মানাইছে না রে একেবারে মানাইছে না রে ভাদু মাসে ভাদু পূজা ওরে ভাদু মাসে ভাদু পূজা ভাদু মাসে ভাদু পূজা ভাদু গানের ঘাটা রে ভাদু গানের ঘাটা ওই কালো মেয়ে তার মন মজেছে কালো মেয়ে তার মন মজেছে গলায় দিব মালা রে তার গলায় দিব মালা তুই মরবি তো মরে যা একেবারে মরে যা মরবি তো মরে যা একেবারে মরে যা ইতক তোকে মানাইছে না রে ও নাগর একেবারে মানাইছে না রে
लाल पहाड़ी रे जैसे जा रंगा माटी रे जैसे जा लाल पहाड़ी रे जैसे जा रंगा माटी रे जैसे जा भक्त तो के मनाई से ना रे इसके बारे मनाई से ना रे इसके बारे मनाई से ना रे इसके बारे मनाई से ना रे। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धमा और इंद्रिला, आपने बोली में लोकगीत को प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। बोलियों में जो रस है, जो भाव है, जो संवेदना है, जो सामाजिकता है, जो संवेदनशीलता है, उसके ऊपर भी हम विचार करें। इस सेमिनार का एक उद्देश्य था है बोलियों के साथ हमारा आज का व्यवहार कैसा है, हम अपनी पहचान को अपनी बोलियों से क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं, हमें अपनी बोली को बोलने में असुविधा क्यों महसूस होती है, बोली और भाषा के बीच शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज के बीच जो दरार, जो तकरार, जो बहस है, उसका अंत क्या है, उसका भविष्य क्या है। जो उपेक्षित समाज है, आदिवासी समाज, दलित समाज और कुछ हद तक स्त्री समाज भी, क्या वो स्त्रियों से, वो बोलियों से कुछ विशेष रूप से जुड़े हुए हैं? और जब हम उनकी चिंता करते हैं तो उनकी जो उनसे जो जुड़ी हुई चीज़ है, जो भाषा है, जो बोली है, उन पर हमारी क्या दृष्टि है, उस पक्ष को भी हमने विचार के लिए सोचा है। हमने कोशिश की है कि बोली से संबंधित जितने भी पक्ष हो सकते हैं उन पर बातचीत हो, एक चर्चा हो, थोड़ा लिंग्विस्टिक अंदाज में, थोड़ा साहित्यिक अंदाज में, थोड़ा देसी अंदाज में। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच वक्ता, की नोट स्पीकर प्रोफेसर मैनेजर पांडे सर को निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। मंच पर आवाज जा रही है क्या? आवाज नहीं जा रही है जी, ठीक करो। मंच पर मौजूद भाई उदय नारायण सिंह जी, इम्तियाज साहब, सभागार में मौजूद विद्वानगण, इस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यक्ष तनुजा जी, छात्राओं और छात्रों, मैं सबसे पहले सरस्वती वंदना करने वाली लड़की को बधाई और धन्यवाद दोनों देना चाहता हूं, और साथ ही जिन दो लड़कियों ने बांग्ला लोकगीत का गायन किया, उसमें एक तो वही थी जो सरस्वती वंदना वाली थी, मैं फिर दोबारा उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसा है मित्रों, संगीत ये सुनकर मुझे कैसा लगा वो आपको
हिंदी के एक बड़े कवि जयशंकर प्रसाद की दो पंक्तियों में कहना चाहता हूँ। प्रसाद जी ने लिखा है कि जो गूंज उठे फिर नस नस में मूर्छना समान मचलता सा। मित्रों, संगीत ऐसी कला है जो कोई सरहद नहीं मानती। देश की सरहद, काल का, बोली का, भाषा का, किसी तरह के सरहद को संगीत स्वीकार नहीं करता। मित्रों, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, इसलिए मैं एक बार फिर उनको धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी मूल बात शुरू करता हूँ। मेरे भाषण का विषय वही है जो इस संगोष्ठी का विषय है, बोली और पहचान का प्रश्न। देखिए, कोई बोली या भाषा किसी व्यक्ति, समुदाय, समाज और राष्ट्र की पहचान का कितना शक्तिशाली, कितना अटूट और कितना अदम्य माध्यम है, इसका प्रमाण है बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम। उसके इतिहास को जानिए तो भाषा और बोली से जुड़े पहचान के प्रश्न को भी आप पहचान लेंगे। आप में से अधिकांश लोगों को यह मालूम है कि बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम शुरू ही हुआ था बांग्ला भाषा की रक्षा के संग्राम से, और ढाका विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं उसमें शहीद हुई थी पहली बार। इसके बाद जो चला वो सब हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि आपके बगल में है और आप पड़ोसी हैं, और सब बंगाल के ही लोग हैं। मुझे जो दूसरी बात कहनी है वो ये है कि मित्रों, मनुष्य एक भाषिक प्राणी है, लैंग्वेज बीइंग। मनुष्य का अस्तित्व लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। उसका आत्मबोध और जगत बोध भाषा और बोली की मदद से विकसित होता है। मेरा ख्याल है कि आत्मबोध और जगत बोध की ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। मैं क्या हूँ यह भाषा से ही बनता है। कहाँ हूँ, कैसे हूँ, ये सब भाषा से बनता है। और संसार क्या है आसपास का, मैं जब संसार कहता हूँ तो ध्यान रखिए कि उसमें दोनों है, प्रकृति भी है और समाज भी है। बचपन में माँ बच्चे को सिखाती है कि इसमें उंगली मत डालो, ये आग है, उंगली जल जाएगी। यहाँ से बच्चे का जगत बोध शुरू होता है। इसीलिए मैंने कहा आत्मबोध थोड़ा बाद में विकसित होता है। मनुष्य, प्रकृति, परिवार, समाज और संसार का ज्ञान भाषा के माध्यम से ही प्रकट होता है। भाषा के अभाव में मित्रों समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक 2 लोग, 200 लोग, 2000 लोग, 2 लाख लोग, 2 करोड़ लोग आपस में बोलने बतियाने की स्थिति में नहीं होंगे, तब तक कोई समाज दुनिया में नहीं बनता। इसीलिए मैंने कहा कि भाषा के बिना कोई समाज नहीं बनता। और ये दुहरी प्रक्रिया है, भाषा समाज बनाती है और समाज भाषा बनाता और विकसित करता है। इसलिए दोनों
अनिवार्य रूप से अविभाज्य हैं। मनुष्य का जीना, जानना, सोचना और अनुभव करना सब भाषा में ही संभव होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि मनुष्य एक भाषिक प्राणी है। दूसरी बात यह है कि इस संसार में जितने जीवधारी हैं उनमें केवल मनुष्य ही है जो भाषा का प्रयोग करता है और ऐसा प्रयोग करता है कि दूसरे भी उसको समझें, जवाब दें। इसी को संवाद कहते हैं और संप्रेषण भी कहते हैं, जिसके माध्यम से समाज का निर्माण होता है और भाषा का भी निर्माण होता है। अब जो दूसरी बात है, मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। बोली और भाषा के संबंध के बारे में। हमारे बीच और नीचे भी कुछ भाषा वैज्ञानिक मौजूद हैं। इनकी भाषा और बोली के संबंध के बारे में क्या राय है, ये अपनी राय बताएंगे। पर मेरी अपनी निजी राय ये है कि मुझे कोई बुनियादी फर्क दोनों में नजर नहीं आता। शास्त्रज्ञ लोग तो बिना फर्क के शास्त्र का निर्माण ही नहीं कर सकते। हम लोग तो इसके ठोस, भारतीय तो और भी उसके प्रमाण हैं। यहाँ ऐसे आचार्य हुए हैं कि एक अलंकार में से 13 अलंकार खोज के निकालते हैं। ये इसी से शास्त्र और शास्त्री दोनों बनते हैं। पर हम कॉमन मैन की तरह सोचते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि मेरे लिए भाषा और बोली में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। हिंदी का होने के नाते एक ऐसे अनुभव का उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि कैसे बोली भाषा बन जाती है और भाषा बोली हो जाती है। उदाहरण ये है कि मध्यकाल में ब्रजभाषा अखिल भारतीय कविता की भाषा थी। केरल में कविता लिखी जाती थी। राजा रवि वर्मा के परिवार के लोग ब्रजभाषा में कविता लिखते थे। महाराष्ट्र के सारे संत कवियों ने ज्ञानेश्वर से लेकर बाद के दिनों तक के सभी संत कवियों ने ब्रजभाषा में भी कविता लिखी है। मित्रों, यह बात कम लोग जानते हैं। वैसे अब तो सब संकलित करके किताब छप चुकी है। आपके करीब की बात बताऊं तो आपके यहाँ उसको ब्रजबूली कहा जाता था। माने बांग्ला के लोग भी ब्रजभाषा में कविता लिखते थे और शंकर देव आपके बगल असमिया के कवि, वो भी ब्रजभाषा में लिखते थे। अखिल भारतीय कविता की भाषा थी। फिर बाद में ऐतिहासिक प्रक्रिया, इतिहास भी कभी कभी विचित्र खेल करता है। आधुनिक काल आते आते खड़ी बोली जो केवल एक बोली थी वो भाषा बन गई और ब्रजभाषा एक बोली साबित हो गई। अब ब्रज के लोग उसको बोलते हैं, लिखते हैं और छपते भी हैं, पर है बोली। ये जो प्रक्रिया है उसमें एक और बात, आजकल बोली को बहुत सम्मानजनक शब्द नहीं माना जाता समाज में। ये प्रायः पंडित लोग और ज्ञानी लोग समझते हैं कि बोली वह है जो केवल बोल चाल तक सीमित होती है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जिसको अनपढ़ लोग बोलते हैं वही बोली है।
हमारे विद्वान लोग तो देखिए पहले संस्कृत में बोलते थे, फिर फारसी में बोलने लगे, फिर अंग्रेजी में बोलते हैं। इसलिए बोली, एक और बात इसके साथ देखिए, अंग्रेजी में बोली और भाषा जो हिंदुस्तान की भाषाएं हैं अनेक, उस सबको वर्नाकुलर कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी की डिक्शनरी वेबस्टर के अनुसार और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी के अनुसार भी वर्नाकुलर वह है जो उसमें लिखा हुआ है डिक्शनरी में कि दास जो भाषा बोलते हैं उसको बोली वर्नाकुलर कहते हैं। आजकल आपके शहर में कुछ विद्वान हैं जो ऐसी किताबें लिख रहे हैं कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में इतिहास कितना है, विज्ञान कितना है, वगैरह वगैरह। वर्नाकुलर फिर दोहरा रहा हूँ कि अंग्रेजी वालों के दिमाग में कभी उसका सम्मानजनक अर्थ नहीं रहा। एक आगे दूसरी बात देखिए, बोलियों की रक्षा और उनके दैनिक जीवन के व्यवहार का काम तीन तरह के लोग करते हैं। सबसे पहले किसान, देश भर के किसान, मजदूर और उनके घरों की स्त्रियां बोली का प्रयोग करती हैं। राहुल जी कहा करते थे कि खालिश या शुद्ध बोली सुनना हो, वो विशेष रूप से भोजपुरी के प्रसंग में कह रहे थे कि शुद्ध भोजपुरी सुनना हो तो औरतों से बात करनी चाहिए। उसमें क्या मिलेगा? असल में उसका कारण है, पहले जमाने में औरतें आज की तरह विभिन्न विभागों की अध्यक्ष नहीं हुआ करती थी, घर में रहती थी। और पुरुष अनपढ़ भी हो तो दूर दूर तक जाता था। विद्यापति की नायिका एक निवेदन करती है, बालम तुहुजन जाहु विदेश। अब विदेश का ये मतलब मत समझिए कि विद्यापति की नायिका का बालम जो है अमेरिका जा रहा था। विदेश का मतलब मिथिला से निकल के अगर भोजपुरी क्षेत्र में गया तो वही विदेश हो गया। तो पुरुष पर तो बाहर आने जाने के कारण अनेक भाषाओं बोलियों का असर पड़ता है, स्त्रियों पर असर नहीं पड़ता। इसीलिए वो शुद्ध अपनी बोली में बोलती है। फिर बोली में जब वो बोलती हैं तो आपको स्त्रियों की बोली में, व्यंग बोली में जो व्यंग और विनोद होता है उसका कोई जवाब नहीं है। उसका पता भी औरतों से ही लगेगा, और ख़ास तौर से जब दो औरतें आपस में लड़ रही हो तो उनके व्यंग विनोद का पता चलता है, मुहावरों का पता चलता है, कहावतों का पता चलता है। और मित्रों, ये जो मुहावरे और कहावतें हैं ना, ये साधारण चीज नहीं है। इन्हें मैं लोक जीवन की कविताएं कहता हूँ। इसीलिए महाकवियों ने उसी लोक जीवन से वो कविता अपनी बड़ी कविता में शामिल किया है। आपको सूर की कविता, कबीर की कविता, तुलसी की कविता में वो मुहावरे और कहावतें मिलेंगे जो बोलियों के हैं। ये केवल स्त्रियों की। पर अब होता क्या है कि हमारे देश में और आज के समाज में जो स्थिति किसानों, अब मुझे अलग आपसे खबर देने की जरूरत नहीं है कि अब तक इस देश में 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं।
उनकी जब उन्होंने ही आत्महत्या कर ली तो उनकी बोली का क्या होगा? उसकी हत्या तो हो ही गई। तो जो दशा किसानों की, मजदूरों की और स्त्रियों की है, वही दशा उनकी बोलियों की भी है। इसको मैं ज़्यादा दर्दनाक नहीं बनाना चाहता, संकेत केवल कर रहा हूँ कि आप इसको देखिए। इस समय इस देश में बोलियां 3 अवस्थाओं में हैं। पहली अवस्था वह है जिसमें जो बोलियां हैं वो केवल बोल चाल में है। उसमें अंडमान निकोबार से लेकर सारी नॉर्थ ईस्ट की असंख्य बोलियां, और झारखंड में और छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी बोलियां हैं जो केवल बोल चाल में जीवित हैं। दूसरी अवस्था में वो बोलियां हैं जो बोल चाल में तो हैं, पर साथ ही उनकी लिपि भी विकसित हुई, तो वो बोली भी जाती हैं और लिखी भी जाती है। तीसरी अवस्था में बोलियां वे हैं जो बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं और छपती भी हैं, मुद्रित भी होती है। आजकल जो बोलियों पर खतरा है उसमें सबसे अधिक खतरा उन पर है जो केवल बोल चाल में जीवित है, सबसे पहले। उसके बाद खतरा उन पर है जो केवल बोल चाल में ही नहीं है बल्कि जिनकी लिपि है और जो लिखी भी जाती। तीसरी स्थिति में जो बोलियां हैं कि जो बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं और छपती हैं, उन पर भी खतरा है, पर थोड़ा बाद, धीरे धीरे। खतरा तो मित्रों सारी भारतीय भाषाओं पर है। उसका बड़ा कारण भूमंडलीकरण और उसकी भाषा का बढ़ता हुआ आतंक है। इस देश में सबसे पहले भूमंडलीकरण आया, ये जो आजकल फिर मुख्यमंत्री हो गए हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्हीं के हैदराबाद में सबसे पहले आया भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण के जो मालिक हैं अमेरिका वाले, उसके राष्ट्रपति उसी तरह हर साल हैदराबाद आते थे जैसे मिथिला के लोग ससुराल में जाते। तो अधिकांशतः ससुराल में ही रहते हैं। पर खैर, उस तेलुगु भाषा की एक खबर आपको देना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले हिंदू अखबार जो अंग्रेजी का है उसमें एक खबर छपी थी कि हर साल 5% बच्चे तेलुगु भूल रहे हैं। कितने दिन लगेंगे % भूल जाने में, पर वो प्रक्रिया है। इसलिए 2009 में यूनेस्को ने एक जारी किया था एटलस लैंग्वेजेज इन डेंजर। उसमें जो कुछ खबरें हैं वो सुनाकर आपको बताना चाहता हूं कि खतरे में कितनी भाषाएं हैं और कितनी मर गई हैं, खतरे से भी परे हो गई हैं। उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 196 लैंग्वेजेज खतरे में। उसी के अनुसार 9 भाषाएं मर गई हैं। ये असल में भारत जो है अनेक अर्थों में अमेरिका की राह पर है, चल रहा है, बल्कि दौड़ रहा है। अमेरिका के बारे में उस एटलस में लिखा है कि 53 भाषाएं मर गई हैं।
अब भाषाओं के मरने में भी वो हमसे आगे हैं और 71 मरने के कगार पर है। मित्रों, भारत में सबसे अधिक खतरा आदिवासी भाषाओं पर है। दो ओर से खतरा है। एक तो स्वयं भारत सरकार की जो भाषा नीति पिछले कई दशकों से रही है और अभी वर्तमान सरकार की भी वही है। खतरा आदिवासी भाषाओं पर भारत सरकार की नीति से भी है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जो सरकार थी मनमोहन सिंह की, उसने एक अज्ञान आयोग बनाया था। उन्होंने नाम तो ज्ञान आयोग रखा था, पर मैं उसको बराबर अज्ञान आयोग ही कहता हूँ। उसका जो अध्यक्ष थे एक महापुरुष शाम पेत्रोदा, वो देखने से ही अमेरिकी लगता है। हाँ, फोटो आप देखिए तो लगेगा कि हिंदुस्तान की किसी जाति बिरादरी का नहीं है। उसने यह घोषणा की कि बच्चों को पहले दर्जे से अंग्रेजी पढ़ाई जाए। और हम लोगों को यह जानकर बहुत तकलीफ हुई कि जो बंगाली बांग्ला भाषी बांग्ला से अपार प्रेम करते हैं, यहाँ की भी सरकार ने उसको लागू कर दिया। अब आप ही बताइए, सारी दुनिया के भाषा वैज्ञानिकों की, कम से कम पुराने भाषा वैज्ञानिकों की और टैगोर जैसे, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोगों की राय थी कि बच्चों की आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, मैंने बोलियों। अब रविंद्रनाथ टैगोर की बात तो सरकार मानेगी नहीं, क्योंकि वो है नहीं। शाम पेत्रोदा की बात मानेगी। अब उसको तो हिंदुस्तान की कोई बोली भाषा वसा आती नहीं, आती है सो अंग्रेजी ही आती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार की जो नीति है वह भी भाषा नीति खास तौर से। अच्छा, एक और देखिए, सरकार ने अजीब एक पाखंड शुरू कर रखा है। अभी 2 दिन पहले मातृभाषा दिवस मनाया गया। ये जितने दिवस हैं वो मूलतः और मुख्यतः खाओ पियो दिवस हैं। अब उसे कोई कुछ मातृभाषा दिवस मना लें या नारी दिवस मना लें, उसमें काम एक ही होता है कि आओ खाओ पियो जाओ, कुछ करो मत। कुछ करोगे तो सरकार की नीति के खिलाफ जाएगा ना जी। मातृभाषा दिवस मनाओ, उसके बारे में भी आगे, सरकारी नीति के बारे में नहीं, मातृभाषा के बारे में आगे बात करूंगा मैं। ये जो सरकार की नीति है उसमें दूसरी नीति ये है कि सारे आदिवासियों को विकसित करना है। अच्छा, वो नहीं जानते कि अनेक मामलों में इस देश के आदिवासी स्थानीय ज्ञान के मामले में, पारिवारिक सभ्यता संस्कृति के मामले में, सोच विचार के मामले में तथा कथित भारतीय सभ्य समाज के लोगों से अधिक सभ्य हो। स्त्रियों का अधिक सम्मान वहां होता है दिल्ली के बदले। दिल्ली तो बलात्कारियों का शहर है जी। उनको विकसित कर रहे हैं तो मान के चलते हैं कि विकसित होने के तो का एक ही उपाय है कि उनकी भाषा बदल दो तो विकसित हो जाएंगे। माने हिंदी सिखाओ, नहीं तो अंग्रेजी सिखाओ। ये जो आदिवासियों के जमीन, उनके जंगल, उनके जाल और उनके जीवन के कब्जे का अभियान है, उसका खतरा उनकी भाषाओं पर और उनकी संस्कृतियों पर भी है। ये मित्रों, भारत के साहित्य और संस्कृति के इतिहास में बोलियों को
जिन्हें मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मातृभाषा भी कहा जाता है, उसका उत्थान का स्वर्ण काल भक्ति काल था। भक्ति काल की कविता देश भर की, तमिलनाडु से लेकर आसाम तक की भक्ति कविता के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सारी कविता मातृभाषाओं में लिखी गई। जितने कवि हैं, तमिलनाडु के आंदाल से लेकर कर्नाटक की अक्का महादेवी, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, बहिनाबाई होते हुए गुजरात के नरसिंह मेहता, आपके बंगाल के चंडीदास, असम के शंकर देव, ये सब के सब बिना अपवाद के अपनी मातृभाषा के कवि। देखिए, हिंदी क्षेत्र संयोग बस बड़ा है, उसमें अनेक मातृभाषाएं, लेकिन उन सभी मातृभाषाओं के अपने महाकवि हैं। उसी में लिखा था। ऐसे भी कवि मिल जाएंगे, जैसे विद्यापति 3 भाषाओं में कविता लिखते थे, संस्कृत में भी, अपभ्रंश या औहठ में, और अपनी मातृभाषा मैथिली में। महाकवि मित्रों, विद्यापति संस्कृत के नहीं हैं, संस्कृत के महाकवि दूसरे हैं, कालिदास हैं दूसरे, अवहठ और अपभ्रंश के भी नहीं हैं। महाकवि वो मैथिली के हैं। दूसरे उसी हिंदी क्षेत्र के महाकवि जायसी हैं। जिस समय जायसी कविता लिख रहे थे, उस समय शासन की भाषा राजकाज की फारसी थी। उन्होंने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम लिखा अवधि में, लिपि उसकी जरूर फारसी थी। तीसरे हिंदी क्षेत्र के महाकवि मातृभाषा के सूरदास हैं, वो ब्रजभाषा के महाकवि हैं। चौथे महाकवि हिंदी क्षेत्र के अपनी मातृभाषा के तुलसीदास। तुलसीदास 2 भाषा में कविता लिखते थे, अवधी में भी और ब्रजभाषा में भी, पर महाकवि वो ब्रजभाषा के नहीं हैं। ब्रजभाषा के महाकवि तो सूरदास ही हैं। तुलसीदास भी अवधी के महाकवि हैं, रामचरितमानस के कारण। और चले जाइए सुदूर, मीराबाई, यद्यपि उनके पदों को हिंदी वालों ने इतना ठोक बजा के ब्रजभाषा बनाया है। अच्छा, ये लैंड ग्रेविंग की तरह लैंग्वेज ग्रेविंग भी इस देश में होती। मीराबाई को राजस्थानी की कवित्री के बदले ब्रजभाषा का बना दिया पाठ शोधकों ने। इस देश का बहुत बड़ा नुकसान इंटेलेक्चुअल्स ने भी किया है, आदिकाल से लेकर आज तक। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सारे भक्ति काल के कवि बिना किसी अपवाद के अपनी मातृभाषा के कवि। अब मातृभाषा में कविता लिखने के तो ऐसे परिणाम हुए जिसका भारतीय साहित्य के इतिहास में कोई जवाब नहीं। पहला परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पर दलित कविता की दुनिया में है। हर भाषा में, दक्षिण की भाषाओं से लेकर उत्तर की भाषाओं में दलित, इसमें से अनेक नाम आप जानते हैं, विस्तार नहीं करूँगा। और उसी तरह से स्त्रियां कविता की दुनिया में आई। भक्ति काल में जितनी स्त्रियां कविता लिखने लगी, उतनी तो भारत का सांस्कृतिक साहित्यिक इतिहास जब से है तब से उतनी स्त्रियां नहीं है।
क्यों? उस समय शास्त्र की भाषा संस्कृत थी और शासन की भाषा फारसी थी। ये स्त्रियों को और दलितों को दोनों न संस्कृत पढ़ने की सुविधा और स्वतंत्रता थी न फारसी पढ़ने की। पर जब उनको अपनी मातृभाषा या बोली में कविता लिखने की सुविधा और स्वतंत्रता मिली तो उनकी सर्जनात्मक प्रतिभा फूटी और विस्तृत हुई। उसमें अनेक स्त्रियां तो ऐसी हैं कि अपनी भाषा की आदि कवि हैं, जैसे कश्मीर की लल्दे, उनसे शुरू होती है कश्मीरी भाषा और उसका साहित्य। ये है बोलियों के साहित्य का हमारे देश में साहित्य के प्रसंग में इतिहास और देश। आगे मैं जो और एक बात कहना चाहता हूं आपसे वो ये है कि ये ध्यान रखिए कि मातृभाषाओं में कविता लिखकर कवियों ने सहज रूप से स्वीकृति नहीं पाई थी मित्रों। लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ा। उसके लिए अगर कभी मुझे मौका मिला और आपके यहाँ दोबारा आने का तो विस्तार से बाद में बताऊंगा, अभी संक्षेप में। दो तरह की भाषाओं से उनको संघर्ष करना था। एक का प्रमाण दे रहा हूं, दूसरे का भी उल्लेख करूंगा। संस्कृत की संस्कृति से संघर्ष, इसके अगुआ थे मराठी के महाकवि और महासंत ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर की एक महान किताब है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी असल में गीता का मराठी में अनुवाद भी है और भाष्य भी है। उसके तीसरे अध्याय की 17वीं ओबी, ये ओबी एक छंद है जिसको रचा था ज्ञानेश्वर नहीं, उसके पहले ओबी छंद कहीं था नहीं। तो तीसरे अध्याय की 17वीं ओबी में ज्ञानेश्वर के अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, ध्यान रखिए, कहते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है पर बहुत गूढ़ है, कठिन है, इसलिए सरल मराठी में समझा कर कही। पहली बार अर्जुन तो मनुष्य थे, ईश्वर तो कृष्ण थे। पहली बार हिंदुस्तान में एक मनुष्य ने ईश्वर से मांग की कि मेरी भाषा बोलो। ये भारतीय भाषाओं के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी वाक्य है। इस प्रक्रिया को मराठी के दूसरे महासंत कवि एकनाथ ने आगे बढ़ाया, लिखा है। उन्होंने भागवत का अनुवाद किया, चतुश्लोकी अनुवाद। उसमें लिखा है कि अगर संस्कृत देवताओं की वाणी है तो प्राकृत भाषाएं क्या चोरों के घर से आई हैं? यह हिंदी में वह संघर्ष कबीर दास ने किया, रज्जब ने किया। इसलिए मित्रों, आप और हम आज जो भाषा बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, ये बात समझिए कि हमें वैसे ही ये प्राप्त हो गई है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ा कठिन संघर्ष किया और उसका दंड भोगा। ये रामचरितमानस तुलसीदास ने बनारस शहर में आज जिनकी पूजा ओजा खूब घंटी उट्टी डोला के होती है, अवधि में रामचरितमानस लिखने के लिए उनको तरह तरह से पंडितों ने प्रताड़ित किया। खींच कर तुलसीदास ने कवितावली में जातिवाद के विरोध में जैसे छंद लिखे हैं वैसे छंद हिंदी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। दूत कहो मुझे, दूत कहो, धूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो, को हमें जो मन है सो कहिए। आगे तुलसीदास ने एक
गाली दी है वो ऐसे लोगों को। कहा कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, ऐसी गाली मध्यकाल में किसी आदमी ने नहीं दी होगी कविता। कबीर दास, उनको प्रताड़ित किया गया। और तो और जिस ज्ञानेश्वर की चर्चा मैंने की, उनको आपको मालूम है पंडितों ने मजबूर किया 21 वर्ष की अवस्था में उस प्रतिभा को जीवित समाधि लेनी पड़ी, आत्महत्या करनी पड़ी। बल्कि इसलिए मातृभाषाओं के साहित्य और उसके मातृभाषा के महत्व को ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी के 5 अध्यायों में मराठी की तारीफ की है। एक जगह लिखा है उन्होंने कि मेरी मराठी अमृत से मुकाबला करने पर भी जीत जाएगी। अमृत माने संस्कृत से मुकाबला करने पर भी जीत जाएगी, और जीत गई वो। ये जो प्रवृत्ति है उसको याद कीजिए। तो मैं कह रहा था कि मातृभाषाओं या बोलियों के साहित्य का वह स्वर्ण काल है, भक्ति काल। अब ये क्या है कि अब तक सारे संसार में, पर छोड़ दीजिए संसार को, अपना ही देश संभाल में नहीं आ रहा है, दुनिया की बात काहे करें। साहित्य की 4 संस्कृतियां गुजर चुकी हैं। ये फिर प्रसंग लंबा है, मैं संक्षेप में केवल आपके सामने संकेत करूंगा। पहली संस्कृति तो मौखिक साहित्य की थी। सारी दुनिया में पहले साहित्य मौखिक ही था, ओरल। उसी से एक शब्द फ्रेंच में चलता है, ओरेचर, लिटरेचर के बदले। मौखिक साहित्य के बाद दूसरे स्तर पर आया लिखित साहित्य की संस्कृति। क्या दोनों में फर्क है और लाभ हानि क्या हुई उसकी मैंने कहा कि आपसे चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं। तीसरी अवस्था मुद्रित साहित्य की है, प्रिंटेड लिटरेचर। और चौथी अवस्था में आजकल ये जो इस देश में मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, कलकत्ता, बम्बई, बेंगलोर आदि आदि, इसमें डिजिटल कल्चर भी अब डेवलप हो रही है लिटरेचर की। पर अभी क्या है, संस्कृति का इतिहास बहुत जटिल होता है। संस्कृति के इतिहास की एक अवस्था बदलती है, दूसरी आती है, पर पहली चलती ही रहती है सीमित रूप से। इसीलिए बोलियों में लोक साहित्य अब भी लिखा जाता है मित्रों, ये मत समझिए कि नहीं लिखा जाता। सारी बोलियां जो हैं, मैं हमारे हिंदी क्षेत्र के में बोलियां, उसमें उसके बारे में मैं प्रमाण सहित कह सकता हूँ कि लोक साहित्य अब भी बहुत लिखा जाता है। ये जो लोक साहित्य है उसकी एक और विशेषता पर ध्यान दीजिए। असली जन भावना की अभिव्यक्ति लोक साहित्य में ही होती है, पंडितों के साहित्य में नहीं। एक प्रमाण, मैंने एक किताब तैयार की है, छपने को अभी एनबीटी को दिया है, लोकगीतों और गीतों में 1857। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा और आश्चर्य हुआ कि 1857 के महासंग्राम के बारे में जो भद्रलोक का साहित्य है, बांग्ला का भी, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, भद्रलोक, हिंदी का भी 1857 के पक्ष में लगभग बहुत कम है। सारे मध्य वर्ग के जो लेखक थे वो बड़ी दुविधा में थे, पर आम जनता को दुविधा नहीं थी, क्योंकि वही लड़ी थी 1857 में।
उच्च वर्ग के तो बहुत सीमित लोग थे। इस देश के 95% सामंत अंग्रेजी राज के साथ थे। 5% उसमें से कुछ खास, जैसे बहादुर शाह जफर, जैसे बेगम हजरत महल, जैसे अजीबुल्ला, जैसे कुंवर सिंह झांसी, कुछ 5% लोग इधर आए। पर आम जनता तो हर जगह शामिल थी जी। मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो गीत इकट्ठे किए हैं मैंने, और जो अब छप रहा है लोकगीतों और गीतों में 1857, उसमें आम जनता जो कहती है, इस बात पर वर्षों से बहस इतिहासकारों में हो रही है कि वो लड़ाई स्वाधीनता के लिए थी भी क्या। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि जमींदारों ने उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी इसलिए अपने लिए लड़ाई। एक कुंवर सिंह एक थे, उनका एक गीत की 2 लाइन सुना रहा हूँ भोजपुरी। सगरे गुनलका हमरा मटिया में मिली गई है, ना ही लेबे पवनी सुराज स्वराज्य। ये कहीं आपको ये सब तथाकथित संभ्रांत साहित्य में नहीं मिलेगा। बोलियों के साहित्य का एक महत्व यह भी है, बोलियां सांस्कृतिक पहचान का भी माध्यम और साधन होती है। ये अफ्रीका के एक महान लेखक हैं नुगुगी वा थियांगो। नुगुगी जो है पहले अंग्रेजी में लिखते थे, अच्छा नाम था उनका। अंग्रेजी में लिखते ही नाम होने लगता है। आपके शहर में अंग्रेजी के अनेक बड़े लेखक हैं, सो कॉल्ड बड़े। वो बांग्ला के लेखकों से बड़े मुझे किसी दिन नहीं लगते, पर हैं इसी शहर में बड़े। इसलिए हैं कि बांग्ला के लेखकों को जीवन भर में जितनी रॉयल्टी नहीं मिलती, उसमें जो अंग्रेजी में लिखते हैं उनको एक किताब पर उतनी रॉयल्टी मिलती। इसलिए हुए कि नहीं बड़े। आजकल तो पैसा से न कोई बड़ा होता है जी, ज्ञानवान आदि से कोई अब बड़ा नहीं। तो ये जो नुगुगी हैं, बाद में उन्होंने निर्णय किया, उनकी अपनी मातृभाषा है एक अफ्रीकी भाषा गोकुयू, उसमें लिखूंगा मैं। अब उसी देश के शासन ने उनको प्रताड़ित किया, क्योंकि असल में अपनी मातृभाषा में लिखकर उन्होंने नौ साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चलाया। उन्होंने कहा है, सॉरी ये देखना जी, निकल के गिर गया, लगाओ। हाँ ये लगा दो इसमें, थैंक यू। तो उन्होंने कहा है कि भाषा बोली जो है वो खाली संप्रेषण का माध्यम नहीं होती, वह संस्कृति का वाहक भी होती है। ये बोली में साहित्य लिखा जाता है, उस साहित्य से संस्कृति की पहचान बनती है। कभी कभी तो वो इतनी दूर तक प्रभावी होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मजबूरी में अपने साहित्य का अंग्रेजी में स्वयं अनुवाद किया, और अब तो रोज लोग दूसरे कर रहे। पर रविन्द्रनाथ टैगोर को कोई अंग्रेजी का लेखक मानता है क्या? न वो मानते थे न कोई और मानता है। सब लोग उनको बांग्ला के ही लेखक मानते हैं कवि। इसलिए और उनकी कविता से, उनके उपन्यासों से, उनकी कहानियों से, उनके नाटकों से बांग्ला संस्कृति की पहचान सामने आती है। इसलिए बोली या भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है। कैसे वो सांस्कृतिक पहचान का माध्यम है, इसका एक और प्रमाण लीजिए। अपने देश में चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, पर कोई ध्यान नहीं देता। इस देश में जितनी क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं
उनका नाम भाषाओं के नाम पर है मित्रों। तमिल संस्कृति, तेलुगु संस्कृति, वहां से चले आइए बांग्ला संस्कृति और असमिया संस्कृति तक, हुई न भाषा के आधार पर संस्कृति के नाम की बात। इसलिए अपने देश की परंपरा ने अच्छी चीजों की रक्षा की। विद्वान और शासक लोग भले ही उन पर ध्यान न दें। एक और आपसे कहूं, प्रकृति से भी मनुष्य और उसकी संस्कृति का संबंध बोली में प्रकट होता। मैं राजस्थानी की एक कविता की किताब है, ढोला मारू रात दूहा, कैसे प्रकृति से संबंध है। मुझे दुहा इस समय याद नहीं है, टेढ़ा है राजस्थानी का, मैं अर्थ बताऊं। एक स्त्री कह रही है कि भां कुम्हलानी कंत बिनु, मैंने प्रिय के बिना मैं कुम्हला रही हूं, जैसे बिना जल के लता कुम्हला जाती है। पर मारवाड़ की संस्कृति और प्रकृति दूसरी लाइन में, बंजारारी भाव जीव गई धुकंती मेल, माने ये बंजारे होते हैं राजस्थान में बहुत। बंजारे माने जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते, वो करते क्या है कि जहाँ रहते हैं वहीं गड्ढा खोद कर खाना बनाने के लिए आग जलाते हैं। पर जैसे हमारे यहाँ गाँव में होता है, उम्मीद है कि बंगाल में भी होता होगा गाँव में, कि खाना वाना बनाने के बाद रात को स्त्रियाँ जब चूल्हा बुझाती हैं तो आदर के साथ बुझाकर प्रणाम भी करती हैं। तो उसमें है ये कि बंजारारी भाव जीव गई धुकंती मेल, माने कोई बंजारा कहीं गड्ढा खोद कर आग जलाए खाना बनाने के लिए, और जलती हुई भट्ठी को वैसे ही छोड़कर चला जाए तो जैसे वो आग धधकती रहती है वैसे ही मेरा जी हो रहा। अब आप ये, मैं अपनी व्यक्तिगत एक घटना सुनाऊं। मैं जोधपुर में अध्यापक था, तो जोधपुर में आज के 10-15 साल पहले बारिश वारिश कुछ नहीं होती। तो मैं जायसी के पद्मावत का नागमती विरह वर्णन पढ़ा रहा था। उसमें एक पंक्ति है आषाढ़ के बारे में, आषाढ़ या सावन भादो के बारे में। बरसे मघा, मघा नक्षत्र का नाम है, बरसे मघा झकोर झकोरी मोर दुई नैन चुए जस ओरी। इस सारे बंगाल से लेकर अवध तक की स्थिति ये होती है कि जब बरसात शुरू होती है तो भीषण झकोर, झकोर का मतलब वही। उसमें क्या है, गाँव में एक पुराने ज़माने में फूस का छप्पर बनाया जाता था और हर साल उसको छा कर बरसात के पहले मोटा कर देते। तो ऐसा छप्पर जो मोटा हो, उस पर एक दिन जोर की वर्षा हो जाए तो 5 दिन ओरी चूती रहती है किनारे से। वही नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने लिखा है अपने यहाँ की प्रकृति के अनुभव से कि बरसे मघा झकोर झकोरी मोर दुई नैन चुए जस ओरी। वहाँ पढ़ाया तो चूँकि वहाँ ये सब कुछ नहीं होता, न वर्षा होती है न उस तरह का छप्पर होता है, लड़के लड़कियों के समझ में कुछ नहीं आए। मुझसे बोले कि साहब ऐसा तो होता नहीं है। हमने कहा कि अच्छा आप बताता हूँ, सब बताया डिटेल। तो बोले कि अरे तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमने कहा कि नहीं होता है, पर इस देश में ही होता है, अवध में, बंगाल में, बिहार में सब होता है। इसलिए बोली में जायसी भी एक बोली की ही कविता लिख रहे थे, अवधी की। तो बोली में प्रकृति से भी संबंध व्यक्त होता है संस्कृति का। एक दूसरा उदाहरण लीजिए,
जिन लोगों ने सारी दुनिया की कविता पढ़ी है, जैसे हमारे बीच में उदय नारायण जी हैं, दुनिया की किसी भाषा में प्रकृति और संस्कृति के संबंध की 12 मासा नाम की कविता नहीं होती, क्योंकि कहीं 12 मास में, यहाँ तो भारत में ये है कि हर 2 महीने में एक ऋतु बदल जाती है। इसलिए कालिदास ने ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया। आपको जायसी की, अरे वो विद्यापति की कविता में 12 मासा मिलेगा, जायसी की कविता में 12 मासा, और भी 12 मासा काव्य बहुत लिखा गया। उसका कारण यही है कि यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, हर 2 महीने में एक। बहुत देश ऐसे हैं जहाँ खाली 2 होती है, कुछ देश ऐसे हैं कि मैक्सिमम 3 होती है, 6 वो कहीं जल्दी होती नहीं। इसलिए ये सब बोली में ही संभव होता है मित्रों। अब बोलियों की एक और विशेषता को, बोलियों में एक ढंग की बोलियां हो तो अपार संप्रेषणीयता होती है। मतलब मैथिली के कवि हैं विद्यापति, उनकी कविता को, मैथिली वाली कविता को राजस्थानी के लोग समझते हैं, ब्रज के लोग समझते हैं, हम जो भोजपुरी भाषी हैं वो भी समझते हैं। उसी तरह से मीराबाई की कविता को मैथिल लोग समझते हैं। ये खाली बोलियों में ऐसी अपार क्षमता होती है। ये देखिए, बोलियों की रक्षा और निर्माण में स्त्रियों और दलितों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मित्रों। बोलियों में जितना लोक साहित्य है उसमें से 80% स्त्रियों का रचा हुआ। और ये अगर आप देखना चाहें तो विभिन्न बोलियों के लोक साहित्य को देखिए। गीत हैं, कथा है, नाटक है, व्यंग है, विनोद, सब स्त्रियों के रचे हुए अधिक हैं, पुरुषों के रचे हुए कम हैं। दूसरे जो दलित अपनी कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, उनकी भाषा के प्रसंग में हिंदी में तो कम से कम बहुत विवाद है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, संभ्रांत लोग, लेखक, जो दलित साहित्य को भी ललित भाषा में चाहते हैं। दलित साहित्य दलित भाषा में ही लिखा जाएगा, ललित भाषा में नहीं लिखा जाएगा। असल में दलित जो साहित्य लिख रहे हैं वो उस भाषा में लिख रहे हैं जिनको वो सुनते और सहते हुए आए हैं 5000 वर्ष। सवर्ण लोग दलितों को गाली के अलावा और किसी भाषा में उनसे बात नहीं करते, इसलिए उनकी भाषा में, अब साहित्य की भाषा में गालियाँ बहुत। पर असल में इंसानियत का तकाजा ये है कि उनकी भाषा के स्रोत को समझा जाए। मुझे असल में गालिब का एक शेर याद आ रहा। गालिब ने लिखा है कि फरियाद की कोई लय नहीं है। माने कोई ये कहे, कोई आदमी जाए कोर्ट में और अपनी फरियाद कहे और जज कहे कि तू अंग्रेजी में फरियाद कर, तो वो अनपढ़ आदमी अंग्रेजी में कैसे कर सकता है जी? वो कहे कि अमुक रिदम में करो, लय में, तो मजाक होगा कि नहीं होगा? इसलिए गालिब ने कहा कि फरियाद की कोई लय नहीं है, नालह पाबंदे नए नहीं है, और आर्तनाद के लिए बांसुरी की जरूरत नहीं होती। हाँ, कोई अब चिल्ला रहा हो दुख में और आप कहें कि आप जो चिल्ला रहे हैं उसमें म्यूजिक नहीं है, तो उस पगले का कोई क्या करेगा?
इसलिए दलितों के साहित्य में उनकी भाषा अनिवार्य, उनके जीवन की भाषा। मैं आपसे जो आखिरी निवेदन करना चाहता हूँ कि बोली में शिक्षा का जो सवाल है वो नागरिकों के मानवाधिकार का सवाल है। इस देश में अभी लोकतंत्र आया हुआ नहीं है मित्रों। लोकतंत्र का मतलब नेता लोग खाली चुनाव समझते हैं और कभी कभी दिल्ली जैसा होता है तो पछताने लगते हैं। लेकिन बच्चों की शिक्षा मातृभाषा में हो, माने बोली में हो, ये उनका नागरिक अधिकार है। इसके साथ ही देखिए, ज्ञान पाने की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पंडित लोग ज्ञान तो किताबों से पाते हैं, आम जनता 2 तरह से ज्ञान पाती है, कभी कभी आंदोलन से और कभी कभी अनुभव से। किसान जीवन में जो ज्ञान होता है और जो बोलियों में और मातृभाषाओं में होता है वो अनुभव से प्राप्त ज्ञान है। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। हिंदी में बोलियों के 2 कवि हैं, कम लोग जानते हैं, अब तो और भी नहीं जानते। एक का नाम था घाघ और दूसरे का नाम था भंडरी। ये लोक जीवन के अनुभव के बोलियों में कविता करने वाले लोग थे, जिसका संपादन और प्रकाशन राम नरेश त्रिपाठी ने घाघ और भंडरी नाम से 1937 में किया था। हिंदुस्तानी एकेडमी से छपा था। उसमें आप देखेंगे कि ज्ञान अनुभव से कैसे पैदा होता है, कब खेती करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, किस मौसम में क्या होने पर खेती करने से लाभ होगा और कब नुकसान होगी, सब उसमें आपको मिलेगा। पर दिक्कत क्या है कि आज के समय में ग्लोबल नॉलेज की जितनी चिंता और चर्चा है उसकी तुलना में लोकल नॉलेज की न चिंता है न चर्चा है। अभी हाल के दिनों में अब एक और ज्ञान की चर्चा होने लगी है कि प्लास्टिक सर्जरी से लेकर परमाणु विज्ञान तक सब संस्कृत में मौजूद है। तो या तो संस्कृत के ज्ञान की चर्चा होगी, नहीं तो अंग्रेजी, फारसी, अरबी के ज्ञान की चर्चा होगी। कोई बांग्ला में ज्ञान भी है, भोजपुरी, मैथिली, ब्रजभाषा, अवधी में भी ज्ञान है, इसकी चर्चा नहीं करता। आप लोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर मैनेजर पांडे सर के पूरे व्याख्यान में वो लगभग सारी बातें आ गई जो हम बीज भाषण के रूप में सुनना चाहते थे। संस्कृति, परंपरा, भाषा, सरकार, राजनीति, संबंध, मानवीयता, बहुत ही रोचक, सारगर्भित और एक विशिष्ट शैली जिसके लिए सर जाने जाते हैं, उसमें हमने सुना। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रतिष्ठित भाषा वैज्ञानिक, विदेशों में भी जिन्होंने अनेक कॉन्फ्रेंसेस में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, आप कवि भी हैं, मैथिली और बांग्ला में आपने कविताएं भी लिखी हैं, मैं प्रोफेसर उदय नारायण सिंह सर को निमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी बात रखें।
लाइट्स का फ्लो मिनिमाइज कर, सामने मिनिमाइज कर, नेक्स्ट सिर्फ ये रखो